हेलो एंड वेलकम बैक। एक बार आप सभी का इस चैनल पर पुनः स्वागत है। आज हम बात करेंगे एमएससीपी स्कीम के बारे में। हाल ही में वित्त विभाग ने दिनांक 6 अक्टूबर 2023 को अपने एक नोटिफिकेशन के माध्यम से इस स्कीम को इंट्रोड्यूस किया है। आप सभी जानते ही हैं कि पूर्व में राजस्थान सरकार के कर्मचारियों के लिए एससीपी स्कीम प्रभावी थी। उसमें कुछ यहाँ बहुत ही व्यापक परिवर्तन करके एक नए रूप में उस स्कीम को पुनः लागू किया है और जो नई स्कीम है उसको एमएससीपी मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम नाम यहाँ दिया गया है। आज के इस वीडियो में हम इस नोटिफिकेशन के सभी पहलुओं को कवर करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम इस एमएससीपी स्कीम की थोड़ी पृष्ठभूमि के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, राजस्थान सरकार के कर्मचारियों के लिए 6 पे कमीशन और 7 पे कमीशन में एससीपी स्कीम लागू थी। उसमें प्रोविज़न ये थे कि 9, 18, 27 या 10, 20, 30 वर्ष की सेवा पर जो वर्तमान पे लेवल या वर्तमान ग्रेड पे है उससे आगामी पे लेवल या ग्रेड पे प्रदान कर दी जाती थी। लेकिन आप 1/1/2006 से पूर्व यानी 6 पे कमीशन से पहले की बात करें तो कर्मचारियों के लिए चयनित वेतनमान नाम से एक स्कीम थी। उसमें कर्मचारियों को 9, 18, 27 या 10, 20, 30 जैसी भी स्थिति हो वह सेवा पूर्ण करने पर उन्हें अपनी प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पदोन्नति के वेतनमान वहां उन्हें प्राप्त हो जाते थे। ऐसा नहीं था कि वर्तमान धारित वेतनमान से आगामी वेतनमान दिया जाता था, उन्हें उनके पदोन्नत पद के वेतनमान वहां प्रदान किए जाते थे। इसकी कुछ शर्तें थी, जैसे कि वह पद उसी सेवा या संवर्ग में होना चाहिए, उसकी क्वालिफिकेशन उनके पास होनी चाहिए, इस तरह से। लेकिन 6 और 7 पे कमीशन में उस स्कीम की जगह एससीपी स्कीम लागू की गई। अब पुनः एससीपी स्कीम के स्थान पर उन्हीं प्रावधानों को यहाँ एमएससीपी के द्वारा लागू करने का प्रयास यहाँ किया गया है। चलिए अब इस नोटिफिकेशन के विभिन्न प्रोविज़न को हम यहाँ समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 6 अक्टूबर 2023 का ये नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन को दिनांक 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी किया गया है। यानी कि इस नोटिफिकेशन के माध्यम से जो भी फिक्सेशन किए जाने हैं वो 1 अप्रैल 2023 से होंगे। सारे कैश बेनिफिट इससे होंगे। इससे पहले वाले मामले को रीओपन नहीं किया जाएगा, लेकिन जो ऑलरेडी 9, 18, 27 के लाभ प्राप्त कर चुके हैं वह भी 1 अप्रैल 2023 से इस स्कीम में अपना रीफिक्सेशन करवा पाएंगे। इसके लिए उन्हें एक ऑप्शन देना होगा, जिसकी चर्चा हम अभी इस वीडियो में आगे करेंगे। फिर आप बिंदु संख्या 2 देखिए। इसमें जो एग्जिस्टिंग रूल 14 था उसको सब्स्टिट्यूट किया गया है, यानी पुराना रूल 14 एससीपी के संबंध में था, उसको यहाँ एमएससीपी के द्वारा यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है। आप यहाँ देखिए, रूल 14 में एमएससीपी स्कीम के लिए नए प्रावधान लागू किए गए हैं। इसमें राज्य सेवा, अधीनस्थ सेवा, मिनिस्ट्रियल सर्विस और चतुर्थ श्रेणी सेवा, इन सभी पर यह नियम समान रूप से लागू होंगे। इस स्कीम के कुछ एक्सक्लूजन हैं, उनको बाहर रखा गया है, यानी लेवल 20 तक के पदों पर ही इस स्कीम के प्रोविज़न लागू होंगे। उससे ऊपर के पदों पर यह स्कीम लागू नहीं होगी। साथ ही जो राजस्थान मेडिकल एंड हेल्थ सर्विस में मेडिकल ऑफिसर है जिनके लिए पहले से ही डीएससीपी स्कीम लागू है, उन पर भी ये एमएससीपी स्कीम लागू नहीं होगी। इन दोनों कैटेगरी को इस एमएससीपी स्कीम से यहाँ बाहर रखा गया है। इसके अतिरिक्त सभी कर्मचारियों पर यह लागू होने वाली है। यहाँ आप देखिए कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फाइनेंशियल अपग्रेडेशन यहाँ 9, 18 एवं 27 वर्ष की रेगुलर सेवा पर देय हो जाएंगे। यहाँ आप एक बात ध्यान दीजिए, जहाँ राज्य सेवाओं के लिए पहले यह अवधि 10, 20, 30 वर्ष थी, वहीं अब उसको हटाकर सभी के लिए 9, 18, 27 कर दी है। क्योंकि सब रूल 1 में हमने जहां देखा था कि स्टेट सर्विस को भी इसी में कवर किया गया है, तो उनके लिए भी अब कुल मिला के 9, 18, 27 वर्ष की सेवा पर उनके प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय परिलाभ मिल जाएंगे। तो एक बड़ा अंतर हमने यह नोट किया अब तक के इस नोटिफिकेशन में कि स्टेट सर्विस के ऑफिसर्स भी अब 9, 18 एवं 27 वर्ष की सेवा पर अपने फर्स्ट, सेकंड एवं थर्ड लाभ प्राप्त कर सकेंगे। उन्हें अब 10, 20, 30 वर्ष के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी होगी। नेक्स्ट प्रोविज़न आप देखिए, यदि पदोन्नति के कारण किसी कार्मिक का कैडर संवर्ग परिवर्तन हो जाता है, फिर भी उन्हें जो इनिशियल डेट जो राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति उनकी थी उसी से उनको 9, 18, 27 के परिलाभ देय होंगे, वहीं से सेवाकाल की गणना की जाएगी। कैडर परिवर्तन हो रहा है तब भी
उन्हें प्रथम नियुक्ति से ही परिलाभ की गणना की जाएगी, बशर्ते कि कैडर परिवर्तन पदोन्नति के कारण हुआ हो। इसके बाद आप देखिए कि इस स्कीम के अंदर अधिकतम 3 फाइनेंशियल अपग्रेडेशन किए जाएंगे। इसमें जो पूर्व में लाभ प्राप्त कर चुके हैं कर्मचारी वो इससे कम किए जाएंगे, यानी पहले यदि सिलेक्शन ग्रेड, एसीपी, प्रमोशन या एमएससीपी जो भी लाभ हैं वह 3 से अधिक नहीं हो सकेंगे। अधिकतम 3 लाभ ही कर्मचारी अपने प्राप्त कर सकेंगे। तो इस प्रकार संपूर्ण सेवा काल में 3 गारंटेड बेनिफिट यहाँ अश्योर किए गए हैं कर्मचारियों के लिए। लेकिन आप ध्यान दीजिए, फाइनेंशियल अपग्रेडेशन टर्म, हालांकि हम हमारे पुराने वीडियो में इसका काफ़ी डिटेल से डिस्कशन कर चुके हैं, फिर भी यहाँ थोड़ा शीघ्रता से इस पर चर्चा कर लेते हैं कि फाइनेंशियल अपग्रेडेशन किसे कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ 3 गारंटेड बेनिफिट दिए गए हैं कर्मचारियों के लिए, बशर्ते उनकी सेवा 27 वर्ष पूरी हो। देखिए, फर्स्ट बेनिफिट में फर्स्ट एससीपी या एमएससीपी जो भी हो और फर्स्ट प्रमोशन, ये दोनों मिलकर फर्स्ट परिलाभ, फर्स्ट बेनिफिट माने जाते हैं। इसी प्रकार सेकंड बेनिफिट के अंदर आपकी सेकंड एससीपी और सेकंड प्रमोशन। थर्ड बेनिफिट का आशय ये हुआ कि तीसरी एससीपी और तीसरा प्रमोशन, ये मिलकर तीसरा बेनिफिट आपका बनते हैं। यहाँ आप इस चीज़ को तो जानते ही हैं कि यदि कर्मचारी की 9 वर्ष की सेवा काल से पहले प्रमोशन हो जाता है तो उसको प्रथम एससीपी नहीं मिलती है, उसका प्रथम परिलाभ प्रमोशन से ही काउंट कर दिया जाता है। परंतु यदि एससीपी पहले मिलती है तो प्रमोशन बाद में मिल सकता है। इसी प्रकार सेकंड बेनिफिट में यदि सेकंड प्रमोशन 18 वर्ष से पूर्व हो जाता है तो उसको सेकंड एससीपी नहीं दी जाती है। तो आप ये एक सैद्धांतिक बात ध्यान रखिए कि प्रमोशन एससीपी के बाद दिए जा सकते हैं, यानी प्रथम प्रमोशन प्रथम एससीपी के बाद दिया जा सकता है, लेकिन एससीपी प्रमोशन को फॉलो नहीं कर सकती है। यदि प्रमोशन पहले हो गया है तो उसके बाद एससीपी ग्रांट नहीं की जा सकती है, प्रमोशन पर ही उसका बेनिफिट काउंट कर लिया जाता है, क्योंकि एससीपी या एमएससीपी एक क्षतिपूर्ति के रूप में कर्मचारी को दी जाती है। तो सारांश आप समझ चुके होंगे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड बेनिफिट का। तो अब तक आज की स्थिति में आप देखें तो टोटल 3 बेनिफिट गारंटेड हैं, तो उनमें से पहले ही कोई 3 एससीपी या 3 प्रमोशन ले चुके हैं तो अब उन्हें इस स्कीम में कोई भी परिलाभ दे नहीं होंगे। उसी प्रकार यदि पहले कोई 2 प्रमोशन या 2 एससीपी या 2 सिलेक्शन ग्रेड जैसा भी हो ले चुके हैं तो उन्हें 1 एमएससीपी के अंदर लाभ दिया जाएगा। पहले जिन्हें एक ही परिलाभ मिला है उन्हें दोनों परिलाभ दे होंगे, और जिन्हें अब तक न तो कोई एससीपी या न कोई प्रमोशन प्राप्त हुआ है उन्हें तीनों परिलाभ अब एमएससीपी स्कीम के अंतर्गत यहाँ प्राप्त हो सकेंगे। तो अब एक क्वेश्चन यहाँ उत्पन्न होता है कि अगर कोई कार्मिक अब तक अपने तीनों परिलाभ, मान लीजिए 3 पदोन्नति या 3 एससीपी ले चुके हैं, तो क्या उन्हें इस स्कीम के अंदर इस स्कीम के अंदर कोई लाभ होने वाला है या नहीं। चलिए इसको देखते हैं हम। देखिए, कोई भी कर्मचारी यदि 3 एससीपी पहले से प्राप्त कर चुके हैं तो 1 अप्रैल 2023 के वेतन के आधार पर वो अपना एमएससीपी स्कीम के अंदर रीफिक्सेशन करवा सकेंगे, बशर्ते उन्हें इसके लिए एक ऑप्शन फॉर्म देना होगा कि अब वो एससीपी स्कीम के स्थान पर एमएससीपी स्कीम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। तो उन्हें 27 वर्ष की चूँकि उनकी सेवा हो चुकी है तो उन्हें अपने तृतीय पदोन्नति पद का पे लेवल इस स्कीम के अंतर्गत मिलना है। हालांकि कुछ शर्तें भी इसमें सम्मिलित है जिनका हम आगे अभी वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो यदि एमएससीपी स्कीम के अंतर्गत उन्हें, जैसे मान लीजिए कि लेवल 14 दे है और एससीपी के अंतर्गत वर्तमान में वो लेवल 13 ही ले रहे हैं, तो उनका 1 अप्रैल 23 की स्थिति में लेवल 14 में फिक्सेशन किया जाएगा। जो 1 अप्रैल 23 का वेतन है उसको एमएससीपी स्कीम के अंतर्गत देय लेवल में यदि समान वेतन वहाँ है तो समान वेतन पर, और समान वेतन नहीं है तो आगामी सेल में उनका 1 अप्रैल 23 में नए पे लेवल में यहाँ फिक्सेशन किया जाएगा। इसको हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझेंगे आगे जाकर। वेतन निर्धारण के ये नियम जो हम फर्स्ट टू थर्ड चर्चा कर रहे हैं, यह राज्य सेवा के अधिकारियों पर लागू नहीं है, उसके लिए पृथक से नियम सब रूल 4th यहाँ है, उसका हम आगे अध्ययन करेंगे। तो जो
चतुर्थ श्रेणी सेवा, अधीनस्थ सेवा और मंत्रालयिक सेवा है, उनको किस प्रकार से इस स्कीम में लाभ होने वाला है, इसकी चर्चा हम यहाँ कर लेते हैं। देखिए, जब कोई कार्मिक एमएससीपी स्कीम के अंतर्गत अपने प्रथम एमएससीपी के लिए प्राप्त हो जाएंगे, यानी उनकी 9 वर्ष की सेवा अवधि पूरी हो जाएगी, तो उन्हें उनके केडर में जो नेक्स्ट पदोन्नति का पद है, प्रथम पदोन्नति का पद, उसका पे लेवल उन्हें यहाँ स्वीकृत कर दिया जाएगा। लेकिन कुछ कंडीशन उन्हें यहाँ पूरी करनी होगी कि जो नेक्स्ट पदोन्नत पद है वह उनके सेवा या संवर्ग में ही हो। यदि वह प्रथम पदोन्नति का पद उनके सेवा या संवर्ग में नहीं है तो ये नियम एज इट इज़ लागू नहीं होंगे, उसके लिए सब रूल 5 लागू होगा, जिसको अभी हम आगे देखेंगे। तो प्रथम कंडीशन तो ये है कि जो नेक्स्ट प्रमोशन का पद है ये उनकी सेवा में हो कि संवर्ग में हो, कैडर का पद होना चाहिए। साथ ही उन्हें जो प्रमोशन पोस्ट है उसकी शैक्षणिक या प्रशैक्षणिक योग्यता उनके पास होनी चाहिए कि यानी वह उस पद के लिए, प्रमोशन के लिए एलिजिबल हैं, तभी उन्हें एमएससीपी के अंतर्गत यहाँ उस पद का पे लेवल प्राप्त हो सकेगा और एकल पद नहीं होना चाहिए। यदि ये तीनों कंडीशन वह पूरी कर रहे हैं तो उन्हें उनका पदोन्नति पद का पे लेवल यहाँ प्रदान कर दिया जाएगा। और यदि ऐसा नहीं है तो फिर सब रूल 5 में जो टेबल है उसके अनुसार उनका पे फिक्सेशन किया जाएगा। तो ये 3 कंडीशन पूरी होना आवश्यक है। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से समझिए आप, कनिष्ठ अभियंता लेवल 10 का पद है और इनकी पदोन्नति सहायक अभियंता पद पर होती है जो लेवल 14 का पद है, परंतु आप ध्यान दीजिए सहायक अभियंता राज्य सेवा का पद है, जबकि कनिष्ठ अभियंता जो अधीनस्थ सेवा में आता है। तो प्रथम कंडीशन जो है उसी संवर्ग में होना चाहिए, ये इसको यहाँ फुलफिल नहीं कर पाते हैं, तो जेईएन को अपने 9 वर्ष के सेवा काल पूरी अवधि करने पर एमएससीपी के अंतर्गत यहाँ लेवल 14 प्राप्त नहीं हो सकेगा। अब उन्हें क्या मिलेगा ये सब रूल 5 डिसाइड करेगा, जिसमें एक टेबल दी गई है। तो इस प्रकार हमें इन तीनों कंडीशन को अप्लाई करके देखना है। अगर कंडीशन अप्लाई हो रही है तभी हम उन्हें पदोन्नत पद का पे लेवल प्रदान करेंगे, अन्यथा नहीं। ये जो उदाहरण हमने अभी देखा था कि जूनियर इंजीनियर जो एक सबॉर्डिनेट सर्विस में लेवल 10 पे प्राप्त करते हैं और उनका फर्स्ट प्रमोशन आईएन पद पर होता है जो कि लेवल 14 का पद है, तो लेवल 14 प्राप्त होगा या नहीं। तो देखिए क्वालिफिकेशन मान लीजिए कि उनके पास पूरी है, आइसोलेटेड पोस्ट है नहीं क्योंकि आगे पदोन्नति के अवसर इनके यहाँ उपलब्ध है, पर ये सेम सर्विस और कैडर में यहाँ नहीं आ रहे हैं, तो इन पर ये नियम एज इट इज़ लागू नहीं होंगे। लेवल 14 उन्हें यहाँ प्राप्त नहीं होगा और रूल 5 अप्लाई होगा और उन्हें लेवल 12 यहाँ प्रदान किया जाएगा। अब इसमें आप थोड़ा और ध्यान दीजिए, यहाँ प्रथम एमएससीपी के अंतर्गत वेतन निर्धारण की प्रक्रिया अलग है और द्वितीय और तृतीय पदोन्नति के लिए फिर से वेतन निर्धारण की प्रक्रिया में कुछ यहाँ परिवर्तन है। तो कंडीशन एक और नई जुड़ जाती है यहाँ कि पदोन्नत पद यदि सेकंड प्रमोशन वाला आपका पे लेवल 14 से अधिक है तो फिर ये एज इट इज़ लागू नहीं होगा, लेवल 14 तक रिस्ट्रिक्टेड किया गया है। जैसे ही सेकंड प्रमोशन पोस्ट आपकी लेवल 14 से अधिक हो जाती है तो फिर से आप पर सब रूल 5 यहाँ लागू हो जाएगा, आपको सेकंड प्रमोशन के पद का पे लेवल यहाँ प्राप्त नहीं हो सकेगा। अब देखिए वेतन निर्धारण की प्रक्रिया में यदि पहले ही किसी की पदोन्नति हो चुकी है और उनका कैडर परिवर्तन हो गया है तो अब नए कैडर के अनुसार उनके पे लेवल निर्धारित किए जाएंगे। जैसे कोई पियोन एलडीसी में पदोन्नत हो गए हैं तो चतुर्थ श्रेणी सेवा से वह अब मंत्रालयिक सेवा में आ गए हैं, उनकी सर्विस भी यहाँ चेंज हो चुकी है। तो अब जो भी 18-27 के जो भी उनके परिलाभ यहाँ शेष है वह एलडीसी पद के पदानुक्रम के अनुसार देखे जाएंगे, यूडीसी ओएओएस जैसे भी। लेकिन इसमें एक रिस्ट्रिक्शन है कि जो एमएससीपी पे इनको लाभ मिलने वाले हैं वह 3 पे लेवल से अधिक नहीं हो सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम जो एग्जिस्टिंग पे लेवल है उससे 3rd पे लेवल तक उनको स्वीकृत किए जा सकेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। तो नए सेवा या नए संवर्ग के अनुसार उनको यहाँ पे लेवल अनुज्ञात किए जाएंगे।
देखिए स्टेट सर्विस के लिए जो प्रोविज़न किए गए हैं उसमें सेम वही कंडीशन रखी गई है कि 9/18/27 पर उन्हें उनके परिलाभ देय होंगे और उनके फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रमोशन के पे लेवल उन्हें स्वीकृत कर दिए जाएंगे, बशर्ते कि वह पद सेम सर्विस और सेम कैडर में हो। साथ ही यदि नेक्स्ट प्रमोशन का पद 3 पे लेवल से ज़्यादा का अंतर है तो उन्हें मैक्सिमम थर्ड लेवल ही यहाँ अनुज्ञात किया जाएगा। 3 पे लेवल से ज़्यादा का गैप यहाँ नहीं हो सकता है। और लेवल 20 से अधिक उन्हें यहाँ MSCP के अंतर्गत स्वीकृत नहीं किए जा सकते हैं। हम बार बार सब रूल 5 का यहाँ उल्लेख कर रहे हैं, यह सबसे ज़्यादा काम आने वाला रूल है इस नियम का। इसमें बताया गया है कि यदि प्रमोशन सेम सर्विस और कैडर पर नहीं होता है या यदि उस पद की योग्यता नहीं है कार्मिक के पास, तो फिर जो ये टेबल है उसके अनुसार ही उनके पे फिक्सेशन किए जाएंगे। जैसे कि हमने JN वाला मैटर डिस्कस किया था, तो लेवल 10 का पद है, चूँकि IN लेवल 14 का पद है और स्टेट सर्विस में है तो लेवल 12 पर उनका फिक्सेशन होगा इन दोज केसेस वेयर नेक्स्ट प्रमोशन पोस्ट इन द स्टेट सर्विस। तो वही सेम उदाहरण है। और यदि स्टेट सर्विस में नहीं है तो उनको लेवल 11 मिलेगा। इस टेबल को देख लीजिए आप, ये लगभग जो ACP स्कीम थी उसी के समान ही यह टेबल है। इन सभी प्रोविज़न पर हम आगे डेडिकेटेड वीडियो अलग अलग लाएंगे और एक एक कैडर के लिए उदाहरण के माध्यम से सारी स्थिति क्लियर करने का प्रयास करेंगे। अब जो शेष प्रोविज़न हैं उन पर भी हम यहाँ थोड़ी संक्षिप्त में चर्चा कर लेते हैं। देखिए MSCP के प्रयोजनार्थ संपूर्ण सेवा काल यहाँ काउंट किया जाएगा। इसमें सिर्फ एक ही अपवाद है कि प्रोबेशन पीरियड का जो एक्सटेंडेड पीरियड है, जो परीक्षा काल आगे बढ़ाया गया है, वह अवधि इसके लिए काउंट नहीं की जाएगी। अन्यथा सभी प्रकार के अवकाश और सभी प्रकार की अवधि 9, 18 एवं 27 यानी MSCP के लिए यहाँ काउंट की जाएगी। सब रूल 5 में फिक्सेशन के लिए टेबल दी गई है, इस पर हम पृथक से एक वीडियो बनाएंगे। साथ ही एक महत्वपूर्ण इसमें जो प्रोविज़न ये है कि कर्मचारियों को अब एक 3 महीने के अंदर एक ऑप्शन सबमिट करना होगा अपने कार्यालय अध्यक्ष के पास कि वो MSCP स्कीम लेना चाहते हैं या पुरानी ACP स्कीम ही फॉलो करना चाहते हैं। यानी कि 5 जनवरी तक अपना ये ऑप्शन कार्यालय अध्यक्ष को देना होगा। एक इस पर डेडिकेटेड वीडियो हम बनाएंगे कि किस प्रकार से कर्मचारियों के लिए ये ऑप्शन देना ठीक है। इस पर हम एक पृथक से वीडियो बनाएंगे ऑप्शन के ऊपर। पे फिक्सेशन पूर्व की बातें ही होंगे। वर्तमान पे लेवल में एक वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाएगा और संबंधित जो नेक्स्ट पे लेवल हैं जो दे हैं इस स्कीम में, उसमें जो इंक्रीमेंट देने के बाद पे आया है उससे हायर पर उनका फिक्सेशन किया जाएगा। रूल 15 यहाँ डिलीट कर दिया गया है, चूँकि अब स्टेट सर्विस के लिए जो प्रोविज़न थे पहले रूल 15 में, उनको यहाँ रूल 14 में शिफ्ट कर दिया गया है और 10, 20, 30 के अंतर को भी समाप्त कर दिया गया है। तो रूल 15 यहाँ डिलीट कर दिया गया है और शेड्यूल 6 को यहाँ पूर्ण रूप से सब्स्टिट्यूट कर दिया है। शेड्यूल 6 जिसमें MSCP से संबंधित सारे प्रोविज़न हैं, 3 संतान से संबंधित प्रावधान, डिसिप्लिनरी एक्शन से संबंधित प्रावधान और भी जो MSCP स्कीम को गवर्न करेगी वह ये शेड्यूल 6 ही करेगी। सारे डिटेल प्रोविज़न उसमें हैं, तो इसको भी यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है। तो इस वीडियो में हमने सिर्फ इन प्रावधानों पर संक्षिप्त चर्चा की। इनके जो प्रोविज़न हैं और जो एग्जाम्पल है उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। फिर से जल्द ही मिलेंगे नई वीडियो में, MSCP स्कीम के नई वीडियो में। चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।